Press the bell icon on the YouTube app and never miss. हाय स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का सेमिनरी क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। फर्ज कीजिए कि आपको एक ट्राइपॉड खरीदना है और उसके लिए आपको अपने पिताजी से पैसा लेना है। इत्तेफाक की बात यह है कि उन्हें पता नहीं कि ये ट्राइपॉड किस बला का नाम है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, बताना पड़ेगा कि ट्राइपॉड किसे कहते हैं। एक तरह का स्टैंड है जिस पे रख के आप मोबाइल वगैरह को एक स्ट्रेट रखा जा सकता है। तो फिर पूछेंगे पापा कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप बताइए इसके द्वारा वीडियो शूट करने में आसानी होगी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब आपको फिर इतना सारा बताने के बाद आप ये मत सोचिए कि पापा आपको दिला देने वाले हैं। उसके बाद वो बोलेंगे कि बेटा कोशिश करो, इसके बिना अगर काम चल सकता है तो चला कर देखो। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि कई टीचर्स ने कई प्रकार के जुगाड़ किए। कई लोग ट्राइपॉड से काम चला रहे थे, कई अलग अलग तरीके से। बांस होता है, लकड़ी वगैरह होता है, सेल्फी स्टिक होता है, किसी और तरीके से उन्होंने इस काम को किया। तो ठीक इसी तरह से जो ये मैंने कहानी सुनाई, इसका क्या कनेक्शन है? इस कहानी का कनेक्शन इस चैप्टर से है। हमने अब तक क्या पढ़ा? पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं किसे, उसका डेफिनेशन पढ़ लिया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसका काम समझ लिया, उसका फंक्शन क्या है। लेकिन इतना भर से काम नहीं चलेगा, आपको एक बताना पड़ेगा क्या इसके बिना एकदम काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या है ये तो समझ गए, उसका फंक्शन समझ गए, उसका काम समझ गए, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इक्वेशन से हटा दिया जाए तो कोई दिक्कत है। जैसे आपने बताया कि ट्राइपॉड ये है, ट्राइपॉड से ये होता है, तो क्या बिना ट्राइपॉड के वीडियो शूटिंग नहीं हो सकती है? अभी हो सकता है। तो वो अब थर्ड सिचुएशन को हम लोग डील करने वाले हैं कि अगर बिना पॉलिटिकल पार्टी को हटा दिया जाए तो क्या होता है। इस सिचुएशन से हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज की अहमियत को, क्योंकि आप जानते हैं ये यूनिवर्सल लॉ है कि कोई इंसान हो या कोई वस्तु है, जब वो हाथ से निकल जाता है या वो जब वो आपके सामने से दूर हो जाता है, तब उसकी अहमियत, तब उसकी महत्ता आपको बहुत ज़्यादा समझ में आती है। अन्यथा आप उसको ग्रांटेड में लिए रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें पार्टी ही ना हो, यानी पॉलिटिकल पार्टीज ही ना हो। बड़ा अच्छा लग रहा सुनने में कि बड़ी शांति होगी। खैर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो, लेकिन उसका लॉस क्या है ये देखिए। ऑल कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट। सारे कैंडिडेट क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। सीधी सी बात है कि पार्टीज नहीं होगी तो ऐसा थोड़ी कि इलेक्शन नहीं होगा। लोग इलेक्शन में तो खड़े होंगे ही। अब जो भी खड़े होंगे, जैसे हमारे लोकसभा की बात की जाए तो उसमें टोटल 543 सीट पे इलेक्शन होता है। टोटल 545 है, लेकिन 543 पे इलेक्शन होता है। तो इस पे जो भी खड़े होंगे 543 के 543 टोटल इंडिपेंडेंट होंगे, यानी निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। किसी भी दल से इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, क्योंकि कोई दल है ही नहीं तो संबंध क्या होगा। अब ऐसे केस में क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ सकता है? सबसे पहली बात कि हर कोई अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आया है, तो सीधी सी बात है कि वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं? ये कौन सी बला का नाम है? कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं वैसे एरिया को जिसको इलेक्शन के पर्पज से डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा के लिए पूरे भारतवर्ष में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो सेंट्रल जो असेंबली उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग हो जाती है, स्टेट के लिए अलग होती है। जैसे बिहार की जो स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि उसको वैसे एरिया जो इलेक्शन के पर्पज से बांट दिए गए हैं वो 243 यानी 243 आते हैं। तो हर कोई रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति, क्योंकि कोई भी तो पार्टी से जुड़ा हुआ है नहीं। कोई एक धागा से, कोई एक सूत्र से तो जुड़ा हुआ है नहीं। ये सब माला अलग अलग है तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। आपने पढ़ा हुआ कि मोती अलग अलग है, लेकिन उसी मोती को अगर एक धागे में पिरो दिया जाए तो वो माला बन जाता है, एक तस्बीह बन जाता है, जिसको जो धार्मिक लोग, जिसको लोग जो है अपना तपस्या वगैरह करने में यूज करते हैं। तो हमने क्या बताया कि हर कोई अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल तो होगा, लेकिन कंट्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर अगर इसमें गलत क्या है? 543 कैंडिडेट्स है और वो हर कोई अपने अपने एरिया को डेवलप कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर तो भारत डेवलप हो ही जाएगा। बात तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें एक देखिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कोई लोकल लेवल का डिसीजन लेना हो तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जो पूरे भारतवर्ष में लागू होने वाले हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में कई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, आपने फेडरलिज्म चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। तो ऐसे में तो गाड़ी फंस जाएगा, फिर कैसे करेंगे आप? तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री। कोई भी कंट्री के लिए मेजर पॉलिसी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी
कोई लेगा नहीं, सब पल्ला झाड़ लेगा। एवरीबॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सब अपने अपने एरिया को डेवलप करेंगे। तो ऐसे में तो मामला क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला ध्यान क्या होता है कि कोई भी मेजर डिसीजन को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि मेजर डिसीजन वैसा डिसीजन जो पूरे देश में लागू हो, ये लेना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर कोई डिसीजन लिया भी जाता है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी का अभाव होगा। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक तरह का डिसीजन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई तो अपना अपना हिसाब से डिसीजन चलेगा और इसमें काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़ा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मेरी बात पास हो जाए। कौन ऐसा है जो चाहे कि मेरी बात नहीं पास हो? क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट तो बनेगी, लेकिन हर कोई चाहेगा अपनी अपनी बात पास हो। तो ऐसे में यूनिटी रहना उस गवर्नमेंट में सर्टेन नहीं होगा, बल्कि अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होगा, निश्चित मतलब कोई चीज़ सर्टेन है, फिक्स है। जैसे मैं वीडियोस रेगुलर अपलोड करता रहूँगा, अगर मैं जैसा भी चल रहा है, तबीयत वगैरह ठीक ठाक रही, सब कुछ ठीक रहा, तो ये बात सर्टेन है कि आई विल कीप अपलोडिंग द वीडियोज। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं करने वाला हूँ। अपकमिंग डेज में आपको ये सब बात अपडेट कर दी जाएगी, आपको बता दी जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने अब तक क्या समझ लिया कि अगर पार्टी ना हो तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे। अब जब सारे लोग इंडिपेंडेंट होंगे तो मामला कई बार गंभीर हो सकता है। हर कोई अपने अपने एरिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी पूरे के पूरे जो है इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। जो एक धागा में बांधने की वजह से, एक सूत्र में बांधने की वजह से जो यूनिफॉर्मिटी आती है कि सारे लोग एक देश के लिए काम कर रहे हैं, वो देखने को कहीं पे नहीं मिल पाएगा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए होगी नहीं। ऐसे में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना जो पूरे देश में लागू हो, ये बहुत ही मुश्किल है। अगर ऐसा आप करते भी हैं तो वो बराबर सब जगह पे सेम नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। जैसे यूनियन लिस्ट में क्या होता है, करेंसी, डिफेंस, इस तरह की जो टॉपिक्स होती है, ये पूरे भारतवर्ष में एक होते हैं। वही सारे टॉपिक को यूनियन लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो वैसे पे तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन चूंकि वो सब पार्टी से जुड़े हुए हैं नहीं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी आइडियोलॉजी में कुछ समानताएं हैं। ऐसे में तो कभी भी कोई भी कभी भाग सकता है। और इसमें सरकार जो है, शायद जैसे 10 दिन भी लगातार बनी रहे, ये मुश्किल है, क्योंकि यूनिटी इसमें होगी नहीं। तो अगर यूनिटी नहीं होगी तो आप समझ लीजिए कि देश का हालत क्या होगा कि 10 दिन आज सरकार फलानी सरकार है, 10 दिन बाद कोई और पार्टी की सरकार है, पार्टी तो है नहीं, सॉरी, 10 दिन बाद कुछ और लोगों की सरकार, 10 दिन बाद कुछ और लोगों की सरकार है। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जो भारत में अभी रियल में चलता है, जहाँ पे पार्टीज वगैरह नहीं होती, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है पंचायत में। पंचायत होता है, वहाँ जो इलेक्शन होता है वहाँ कोई पार्टी सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जानते क्या होता है, उसके बावजूद जो गांव के लोग हैं वो बढ़ जाते हैं आपस में। कोई बोलता है हम इस नेता को कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई किसी और नेता को सपोर्ट करता है। तो पार्टी भी तो यही करती है कि आपको 1 या 2 3 4 गुट में बांट देती है। तो पार्टी अगर नहीं भी है तो विलेज में जो लोग हैं वो एक से ज़्यादा फैक्शन में, एक से ज़्यादा ग्रुप में बढ़ जा रहे हैं। तो फिर पार्टी रहे तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ये एक एग्जाम्पल है पंचायत वगैरह में जहाँ पार्टी नहीं होती है, लेकिन इलेक्शन होता है, कैंडिडेट अपना खड़े होते हैं। वहाँ पर भी जो आदमी लोग होते हैं, वैसे वोटर्स होते हैं जो उनको वोट देते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रुप में बढ़ जाते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा कि हमें पार्टी अगर ना रहे तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। चूंकि पार्टी हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि आज के दौर में जो भी डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब यानी हम किसी को चुन रहे हैं अपने जरिए, अपने बिहाफ पे कि हाँ सर आप हमारे बदले रूल कीजिए। अब रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत क्यों है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं? क्योंकि देखिए छोटी कंट्रीज में ये पॉसिबल है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह में जहाँ आबादी कम है। भारत जैसे देश में या बड़ी बड़ी आबादी वाले देश में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे लोगों को पावर दे दीजिए, वो सारे लोग खुद को रूल कर ले। ऐसा पॉसिबल नहीं। सबके पास ना टाइम है, ना नॉलेज है, ना ही उतना अंडरस्टैंडिंग इस सारी चीज़ों से संबंधित है, एक्सपीरियंस है कि वो पॉलिटिकल डिसीजन ले पाए। तो बेटर होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जिसमें हमने किसी को चुनकर भेज दिया होता है। तो जितनी भी लार्ज सोसाइटी आज के दौर में, इससे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही चाहिए। ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधि हो, जिसे कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ब्रिंगिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर,
अब अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव अगर चुन लिया गया तो उसको तो फायदा है नहीं, तो वो सारे रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ कर लिया जाता है, कई अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को कोई एक पार्टी में, ताकि जो गवर्नमेंट बने एक रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि वो लोग सब आपस में डिसीजन एक यूनिफॉर्म तरीके से ही ले, तो ज़्यादा बेटर तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाती है। तो ब्रिंगिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर टू फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा? लार्ज सोसाइटी से क्या चाहिए हमको? लार्ज जितनी भी सोसाइटी है सबको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के द्वारा ही चलाया जाता है। और डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव आ गई तो सीधी सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जब आएगी तो पॉलिटिकल पार्टी से आएगी, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव वो अकेले रहेंगे तो फिर तो इंडिपेंडेंट वाला मामला हो जाएगा और फिर नुकसान है। तो बेटर है कि वो किसी न किसी एक पार्टी के अंदर आ जाए और वो जो अलग अलग तरह का व्यूज़ होता है उसको वो एक साथ कर ले और कई ग्रुप्स में बढ़ जाए, तो जिससे कि देश को रूल करना चलाना थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो ये है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का लिंक पॉलिटिकल पार्टी के राइज होने की वजह से, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अभी ज़्यादातर कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे पार्टी सिस्टम के बारे में, कितनी तरह की पार्टियां होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत तो हम समझ चुके हैं कि क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत है। पहले तो इसका काम समझ लिए, पहले इसका डेफिनेशन समझे, फिर फंक्शन समझे, फिर देखा कि अगर पार्टीज को इक्वेशन से हटा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगा, वो सब हम लोग समझ लिए। तब हम लोगों को ये समझ में आता है कि ठीक है भाई पार्टीज होनी चाहिए। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए, 1 2 5 6 कितनी होनी चाहिए और कितनी मेजर पार्टीज होनी चाहिए। तो उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्टी सिस्टम को पूरे डिटेल से समझेंगे।